वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर लें। हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बाल क्लासेस परिवार में फिर आप सभी का स्वागत है। और जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्जाम के लिए हमने मॉडल पेपर 8 आपके लिए बनाया है। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा 11 अगस्त को, क्योंकि इससे हार्ड पेपर आपके एग्जाम में नहीं आएगा जैसा आप आज करोगे। तो इस तरीके से समझ लो आपकी एग्जाम से पहले आज आपका एग्जाम होने वाला है। देखिए आपके कितने नंबर आते हैं और फिर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करिए अपना रिप्लाई कि आपके इस वाले पेपर में आपने कितने क्वेश्चन सही करे। और बाकी अगर आपने पुराने 7 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो जाकर के उनको भी देख सकते हो। उसमें भी आप अपना एनालिसिस कर सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। तो प्रथम इसमें फुल पेपर सॉल्यूशन आपके सामने करवाया जाएगा और एक नई उम्मीद के साथ में लेट्स क्रैक नवोदय एग्जाम। इस बार हम नवोदय एग्जाम को बिल्कुल क्रैक करेंगे। यदि आप सभी इस बात से सहमत है कि आप सभी करोगे तो यस कमेंट बॉक्स में टाइप करो यस वी कैन, यानी कि हम इस बार नवोदय एग्जाम को क्रैक करने वाले हैं। यस वी कैन टाइप कर दो फटाफट से कमेंट बॉक्स में। देखता हूँ कितने बच्चे यहाँ पर नवोदय एग्जाम क्रैक करने के लिए तैयार है। और जिस बच्चे ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। जहाँ जहाँ तक आपकी रेंज है, जहाँ जहाँ तक आपकी पहुँच है वहाँ तक इसको शेयर कर दो और कॉमेंट कर दो फटाफट से। तो क्या आप सभी तैयार हैं? अगर सभी बच्चे आज का पेपर करने के लिए तैयार हैं तो आगे बढ़ता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है। इसमें क्या करना होगा, आपके रीजनिंग का पार्ट आएगा और रीजनिंग वाले भाग सेक्शन में आपको क्या करना होता है, पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ना होता है, उसके बाद में क्वेश्चन करना। क्योंकि अगर निर्देश आपने पढ़ने में थोड़ी सी गलती कर दी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं समझा दूंगा आपको इंग्लिश और हिंदी में और वहाँ पर आपको बिल्कुल पढ़ना है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा गया है अन्य 3 से भिन्न चित्र आपको फाइंड करना है। ठीक है, 3 यहाँ पे सेम है, 1 अलग है। ओड में आउट आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, फटाफट से 2 से 3 सेकंड लेकर के अपना आंसर कर दे कमेंट बॉक्स में, साथ के साथ रिप्लाई करते जाए। अगर आप ऑफलाइन देखते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप ऑफलाइन भी कमेंट कर सकते हो, सभी कमेंट यहाँ पर देखे जाएंगे। अब फर्स्ट में ध्यान से चेक करो कौन सी साइड में घूम रहा है। इस तरफ लेफ्ट साइड घुमा रखा है, ये भी देखो लेफ्ट साइड घूम रहा है, ये भी लेफ्ट साइड घूम रहा है, लेकिन ये कैसा है, राइट साइड यानी कि दाईं तरफ है। तो डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से करो, सभी के लिए 2 से 3 सेकंड मिल जाएंगे आपको। तो कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई जरूर करें। अब इसमें देखो ध्यान से समझो, इसमें दोनों आकृतियां कैसी सेम हैं, ये भी दोनों सेम हैं और ये दोनों आकृतियां सेम हैं, मतलब सी हमारा सबसे अलग दिखाई दे रहा है, तो सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसको ध्यान से समझो और करो, इसमें क्या चेंज हो रहा है, 3 सेम है, 1 अलग है। अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो आप, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब देखो इसको ध्यान से समझो, इसमें ये जो लाइनें हैं कितनी लाइन है, 1 2 3 और 4 दिख गई। इसमें भी 1 2 3 और 4 लाइन है। 4 लाइनों को मिलाकर कोई आकृति बनाई गई है। समझ में बात आ गई आपको। इसमें देखो 1 2 3 और ये पूरी यहाँ से यहाँ तक लंबी लाइन है, तो कितनी हो गई, 4। अब डी में आप चेक करोगे तो 1 2 और केवल 3 का यूज किया है, मतलब डी सबसे अलग है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को भी ध्यान से समझो और करो, इसमें क्या क्या चेंज किया गया है। अब देखो इसमें क्या कर रखा है, बी को आप एक साथ बना सकते हो इस प्रकार से, डी को भी एक ही बार में बना सकते हो, सी को भी एक ही बार में आप बना सकते हो, लेकिन एच के लिए आपको पेन उठाना पड़ेगा अलग अलग इस प्रकार से। ठीक है, तो सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। भाग सेकंड आपके सामने आ चुका है। निर्देश ध्यान से देख लेना, इसमें आपको समरूप यानी कि सेम फाइंड करना है, इसके जैसा आपको फाइंड करना है, सेम जैसा प्रश्न चित्र में है वैसा ही उत्तर चित्र में से ढूंढना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, तो इन क्वेश्चन में आपको गलती नहीं करनी है एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि उसमें नुकसान हो जाएगा फिर आपका। अब इसमें ध्यान से चेक करो, क्या फर्स्ट आंसर आएगा, क्या नहीं, नीचे इसमें एरो का साइन तो नीचे, जबकि इसमें ऊपर की तरफ है, ए नहीं होगा, बी में भी नहीं हो सकता, सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और डी भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 नंबर वाला क्वेश्चन बताओ, इसका क्या आंसर आएगा। क्लास को लास्ट तक देखना है आपको, बीच में छोड़ करके नहीं जाना, क्योंकि इसमें नुकसान आपका है और हम नहीं चाहते कि आपका कोई नुकसान हो, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सेम दिखाई दे रहा है, सेम देखोगे तो आपको ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर दिख जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन में इतना वैसा नहीं है जैसा हमको चाहिए है, तो ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम 7 नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं। 7 वाला
7 वाला तो सर बहुत आसान है। अच्छा तो बताओ कहाँ से आसान लग रहा है आपको? फर्स्ट में यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है, क्या इसमें मल्टीप्लाई का चिन्ह ऊपर नहीं है सर, तो राइट आंसर नहीं होगा। यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ गया, ये भी नहीं होगा। सी में देखो यहाँ गुणा है, फिर बराबर का चिन्ह है, फिर प्लस है, तो बराबर है और प्लस है, मतलब सी राइट आंसर हो जाएगा, डी नहीं होगा। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 को भी ध्यान से समझो और फिर करो, इसमें भी ध्यान से समझना है फिर करना है, जल्दबाजी में कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस मिस्टेक कराने के लिए आपको लिए आते हैं। अब इसमें देखो ये जो क्वेश्चन है इसको देखते आप कहोगे ये राइट आंसर है। अब बी को आप चेक करोगे तो इसको सीधा कर दिया, जबकि थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए था। सी में इसमें थोड़ा सा नीचे निकाल दिया, इसलिए सी भी नहीं होगा, और डी में इसको घुमा दिया तो डी भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई, ए क्यों होगा। चलो आगे बढ़ते हम, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। पार्ट 3 आपके ये आ चुका है। 9 निर्देश आपके देखो, इसमें क्या बताया गया है आपको कि लुप्त भाग बिठाया जा सके, मतलब ये जो जगह दे रखी है यहाँ पर ऐसी कौन सी आकृति इन चारों में से आएगी जो यहाँ पर फिट हो सकती है, ठीक है। समझ में आता है आप सभी बच्चों के। अब पार्ट 3 में ध्यान से समझो, इसमें क्या कर रखा है, ये जो आकृति है आगे वाली, इसको अगली बार उलट दिया, दिखा रखा है, ऊपर की तरफ कर दिया इस तरीके से, यू था, यू को ए की तरफ बना दिया, और ये पॉइंट के निशान जैसे ही वैसे ही रहने दिए, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, जैसे कि ये इस प्रकार बन जाएगी, और इस तरीके से भी आप ऊपर भी क्या कर दो, ऊपर भी इसके बिंदु लगा दो, और नीचे भी इस प्रकार लगा दो पॉइंट, लिखिए। ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ए तो सेम दे दिया, मतलब बी राइट आंसर हो जाएगा, सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 10 में भी क्या करना है, इस वाली जगह आपको कौन सी फाइंड करनी है। यहाँ पर क्या आएगा, ये और ये तो सेम है, फर्स्ट वाली जैसी वैसी सेम है, तो यहाँ और यहाँ पर वाली भी कैसी होगी, सेम होगी। ए में तो नीचे की तरफ आ रहे हैं दोनों, ए नहीं होगा। बी में दोनों ऊपर जा रहे हैं तो बी भी नहीं होगा। सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, 11 नंबर वाला क्वेश्चन देखो। 11 वाले में ध्यान से चेक करना आपको, थोड़ा ध्यान से आप रुक करके, इसमें देखो ऊपर वाली चीज यहाँ पर खाली स्थान है, तो वहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। अब इस वाली आकृति को देखो, ये और ये कैसी है, सेम है सर, बिल्कुल सेम लग रही है सर जी ये तो। अच्छा तो इसको भी आप सेम बना दो, ये गोला बन जाएगा, फिर ये गोला बन जाएगा, और यू की जैसी आकृति बन जाएगी। अच्छा ऐसे आप बना लोगे, पेंसिल ले जाना अगर आप बनाना चाहो तो वहाँ पर बना सकते हो। ए आंसर नहीं होगा सर जी, बी भी नहीं होगा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हम 12 वाला क्वेश्चन करते हैं। ऐसा को तो सर मैं ऐसे ही कर दूंगा रास्ते में ही। अच्छा रास्ते में नहीं, आपको पेपर में करना है ये। अब देखो 12 वाले का आंसर ऐसे बना दिया ना आपने, तो ऑप्शन ए तो नहीं मिलता सर, बी भी नहीं मिल रहा, सी भी नहीं मिल रहा, मतलब डी सबसे अलग है, डी यहाँ पे फिट बैठेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 4 आ चुका है आपके सामने। जल्दी जल्दी देखो, फटाफट से आप सभी बच्चे का आंसर कमेंट करते जाओ। और इसमें क्या करना है, इसमें खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके, ठीक है। ऐसी चित्र आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ क्या चेंज हुआ, फिर यहाँ क्या चेंज हुआ, फिर यहाँ क्या चेंज हुआ, तो अगला पैटर्न आपको फाइंड करना है, ठीक है। मिसिंग फिगर है उसको आपको फाइंड करना है यहाँ पर। अब इसको ध्यान से समझो, देखो सब में ये प्लस प्लस प्लस, बड़ा वाला प्लस तो सेम वैसा ही, तो आप बना दो, एक बड़ा प्लस बना दिया। अगली बार क्या हुआ, ये त्रिभुज का आ गया, नीचे आ चुका है इस जगह पर, और ये सर्कल आ गया यहाँ पर, वृत्त यहाँ पर आ गया। फिर इसको आगे बढ़ा दिया, यहाँ पर आगे भेज दिया, इसको बोला भैया तू तो आगे जा, मैं भी आ रहा हूँ तेरे पीछे, तो ये भी आगे चला गया। तो ये आगे ऊपर जाए, ये आगे जाएगा तो कहाँ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा, और ये इसके पीछे पीछे यहाँ नीचे आ जाएगा। ऑप्शन ए तो नहीं होगा सर, बी भी नहीं होगा, सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, डी भी नहीं होगा, ठीक है। तो जिस बच्चे ने अभी तक, जो बच्चे लेट ज्वाइन किया है और जिन्होंने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो जल्दी से, और एक शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में जल्दी जल्दी, सभी ग्रुप्स के अंदर जहाँ पर आपकी रेंज है सब जगह पहुँचा दो उसको। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आएगा, इसमें एक त्रिभुज है, फिर एक और नई आकृति इसके अंदर फिट कर दी। अच्छा फिर एक और इसके अंदर एक और नई आकृति बना दी, तो यहाँ एक और आकृति आ जाएगी, तो 1 2 3, अगली आकृति चौथे नंबर की होगी। ए में तो 3 आकृतियाँ हैं, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, और यहाँ पर ध्यान से चेक करो, देखो कितनी आकृतियाँ हैं, 1 2 3। अब 4 आकृति आपको चाहिए, तो कौन सी आकृति आपको मिलाई दिखाई देगी यहाँ पे, डी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि डी वाले जो अंदर सेक्शन है इसने एक और ऐसे क्रॉस बना दिया, मतलब एक और आकृति उसने कुछ उसके अंदर फिट कर दी, ये क्रॉस वाली आकृति इसके अंदर फिट कर दी, इसलिए डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम, चैनल को जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है, नया बच्चा जो है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे अगली वीडियो आए आपको फटाफट से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।
इसी के साथ आप 15 वाले क्वेश्चन का आंसर करो। 15 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, अगला चेक करो, फिर अगला चेक करो, फिर अगला चेक करो। अब ध्यान से समझो, ये इसमें एरो के चिन्ह यानी कि तीर के निशान लेटे हुए हैं, फिर स्टैंडिंग फॉर्म में कर दिए यानी कि खड़े हो गए, फिर लेटा दिया तो वापस हम इनको खड़ा कर देंगे। भैया खड़ा हो जाए फटाफट से, इसको खड़ा कर दिया। टीचर ने आपको खड़ा किया होगा कभी क्लास में। अच्छा, तो अब देखो इसको क्या करेंगे हम, ये बीच वाली लाइन वैसे काट रही है, काट दिया, और एक क्रॉस आप इसको काट दो, ठीक है। ओके सर, अब कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है सर? ए राइट आंसर होगा, यस या नो? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी होगा क्या? नहीं होगा। सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आ गई आपको? बढ़े आगे चलते हैं। ओके, 16 वाला क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इसमें क्या कर रखा है, एक सर्कल है, फिर एक और इसके अंदर रख दिया। अब 1 2 3 हो गए, तो अब कितने होंगे? 4 होंगे सर। 1, ये 2, ये 3 और एक 4th नंबर का ऑप्शन। अब ऑप्शन ए में चेक करो, 1 2 3 और 4, मतलब ए राइट आंसर होगा। बी तो नहीं हो सकता। सी में चेक कर लो आप, 1 2 3 4 5 कर दिए तो सी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो अगर आपको ऑप्शन आंसर मिल जाता है, समय कम होता है, तो उसको टिक करके आगे निकल जाना। ओएमआर शीट जरूर कर देना साथ में। 17 वाला क्वेश्चन देखो, निर्देश आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें क्या करना है, आपको क्या करना है, एनालॉजी बतानी है इसमें, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, एनालॉजी आपको फाइंड करनी है। सादृश्यता यानी कि फर्स्ट से सेकंड में जो चेंज हुआ है, सेम थर्ड से फोर्थ में जो चेंज हुआ है वो आपको बताना है। फर्स्ट से सेकंड का जो चेंज है वही थर्ड से फोर्थ में आपको करना है। अच्छा क्वेश्चन है, 17 वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से क्वेश्चन को समझो, इसके लिए 5 सेकंड आपको मिल रहे हैं। आंसर करो कमेंट बॉक्स में जल्दी। इसमें क्या करना है, समझो बात आप। ये जो त्रिभुज है इसको अगली बार क्या कर दिया, छोटा कर दिया, ठीक है। और ये जो ये वाली आकृति थी इसको बड़ा कर दिया, दिख रहा है आपको, लेकिन उल्टा कर दिया। ये जो 2 बॉक्स थे तो ऊपर कर दिए और एक फुल बॉक्स नीचे आ गया। और इसमें ये जो लाइन थी कहाँ आ गई, नीचे की तरफ आ गई। आप भी इस त्रिभुज को कैसे करोगे, सीधा कर दोगे। या सीधा करोगे तो मतलब उल्टा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे बनेगा, ठीक है। और ये सर्कल ऊपर चला जाएगा। अब ये नीचे है तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा इस प्रकार से लाइन। तो अब ये अंदर वाला मेन जो है, अब ये नीचे की तरफ 2 बॉक्स थे तो आप ऊपर की तरफ 2 बॉक्स बना दो। सब बना दिए। ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी हमारा पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ बात आ गई होगी आपको। अगर सभी बच्चों को यहाँ पर सबको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस सर टाइप कर दें जल्दी से। आगे बढ़ते हैं 18 वाला क्वेश्चन में। समझो इस क्वेश्चन को, करो। फर्स्ट से सेकंड में चेंज, फिर वही थर्ड से फोर्थ में चेंज करना है। जल्दी से आंसर करो कमेंट बॉक्स में। इसमें क्या कर रखा है, ये जो आकृति आपको दे रखी है, नीचे वाले सर्कल तो ऊपर चले गए और ऊपर वाले कहाँ गए, नीचे। लेकिन ये फर्स्ट वाले को कैसे कर दिया, इसने उलट दिया, ठीक है, उल्टा कर दिया। यहाँ पर देखो ये रहा। तो आप भी ये जो प्लस प्लस है इसको ऊपर कर दो, ये वाली आकृति सेम हो जाएगी और ये वाली आकृति पलट जाएगी, यानी कि ऐसी ए के जैसे हो जाएगी थोड़ी सी। अब ए ऑप्शन में तो सेम ए ऑप्शन नहीं होगा। बी में दोनों नीचे कर दिया, ए बी भी नहीं होगा। सी में इसको उल्टा कर दिया, इसको वैसा रख दिया और इसको उल्टा कर दिया, मतलब सी नहीं होगा, डी राइट आंसर होगा। जो सामने बनाया वैसा कौन सा ऑप्शन में, डी ऑप्शन है। 19 नंबर वाला क्वेश्चन क्या आएगा इसका आंसर, ध्यान से करो। इसमें क्या चेंज हो रहा है, फिर वही चेंज आपको यहाँ पर करना है। सभी बच्चों के कमेंट आ जाने चाहिए जल्दी जल्दी। इसमें देखो क्या कर रखा है, ये जो आकृति है इसके ये जो सर्कल अंदर की तरफ बना दी ये। तो आप भी क्या करो, त्रिभुज में इस प्रकार अंदर की तरफ बना दो, इस तरफ इस तरीके से, इस तीनों कोणों पे, ठीक है। तो ए राइट आंसर होगा यहाँ पर, बाकी कोई सा ऑप्शन आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हम 20 वाला क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी डी आती है सभी बच्चों को, ABCD तो आती होगी यहाँ पर। चलो जिस बच्चे को नहीं आती तो ABCD सीख लेना आप, क्वेश्चन आ सकता है आपके ABCD का, ठीक है। ए बी सी और डी, ए के सामने बी है और डी के सामने सी है, दिख रहा है आपको। अगली बार जब इसको चेंज किया तो अंदर वाला क्रॉस कैसे कर दिया, प्लस ए के सामने बी है और डी के सामने सी है। तो इसमें देखो कैसे होगा, ए तो यहाँ पर आ जाएगा और ये इसके सामने सी इस जगह आ जाएगा, डी का आएगा ऊपर और बी का आएगा नीचे। ऑप्शन चेक करो आप, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको। ए ऑप्शन मिल रहा है क्या, नहीं सर, ए में तो बी आ गया ऊपर, यहाँ पर डी है, इसके नीचे बी है, इस तरफ सी, इस तरफ ए, मतलब बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद में करना है। तो बी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 में करते हैं। 21 वाला क्वेश्चन में क्या करना है आपको, 5-6 वाला पार्ट आपके सामने आ चुका है। इसमें ये जो आकृति है ये कैसी कैसी आकृति बन सकती है, त्रिभुज के जैसी, वर्ग के जैसी या वृत्त के जैसी।
मतलब इसकी ये जो आकृति है कैसी बन सकती है, त्रिभुज बन सकता है, या तो इसके साथ कुछ मिलाने का, या वर्ग बन सकता है, या वृत्त बन सकता है। तो इस वाली आकृति को कहाँ फिट कर सकते हो आप, इसके ऐसे करके मिला दो आप, दिख रहा है सर, सी राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ बात आ गई होगी कौन सा राइट आंसर होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हम 22 वाला क्वेश्चन देखो। 22 वाले में क्या आंसर आएगा, ऑप्शन ध्यान से चेक करो आप, कौन सा राइट आंसर आ सकता है आपके, ए बी सी या डी। अब इसको भी ऐसा पूरा कर दो, ये लो दिख गया, सर्कल के जैसा पूरा हो जाएगा। तो सर्कल के जैसा पूरा होने के बाद में आप यहाँ पर बी राइट आंसर लगा देना, तो बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ओके, आप इसको चेक करोगे, डी वाले को ये डी लिखा गया है, डी को लिख करोगे तो इसमें कोना काट दिया, तो ये नहीं होगा, बी हमारा पे राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे, 23 वाला क्वेश्चन करते हैं। 23 वाले में क्या करना है, ये जो आकृति है कैसी है, सेम इसको मिला दो आप, स्क्वायर बना दो। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। बी में इसको काफ़ी बड़ा कर दिया, सी तो सीधा हो गया, और डी में भी तिकोना कर दिया। 24 वाला क्वेश्चन देखो। 24 वाले में क्या होगा, इसको सेम मिला दो आप ऐसे, और ऐसे मिलाने के बाद कौन सा ऑप्शन आपको राइट दिख रहा है यहाँ पर, ध्यान से चेक करने के बाद में आप चेक करके बताओ कौन सा आंसर आपको राइट नजर आ रहा है। सर बी तो नहीं होगा, सर सी भी नहीं होगा, और इसके अलावा हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ए। ठीक है, ए दिख रहा है आप, सेम में आप फिट हो जाएगा, ध्यान से चेक कर लेना आप। आगे बढ़ते हम 25 वाला क्वेश्चन करते हैं। अगला भाग आ चुका है आपके सामने, सही दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है, मिरर इमेज आपको बतानी है इसकी। ठीक है, तो आप ABCD का मिरर इमेज करके चले जाना यहाँ पे घर से। इसमें देखो सी ऐसा उल्टा हो जाएगा, एक्स वैसा का वैसा ही दिखाई देगा, और ई दिखाई देगा इस प्रकार से। ऑप्शन चेक करो, ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी कोई सा भी ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, सेम जैसा हमने बनाया है, तो ए राइट आंसर होगा। 26 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इसमें दर्पण किस तरफ लगा दिया, ऊपर की तरफ लगा दिया, मतलब ये कैसे घूमेगा, ऊपर की साइड घूम जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ घूमेगा, तो ये जो कोना है कैसा बनेगा, मैं बना के चेक करा देता हूँ आपको। ये तो बनने वाला है सेम वैसा का वैसा ही, और ये इस वाले कोने पर है, तो ये इसके इस वाले कोने पर आ जाएगा। ऑप्शन देखो, ये सी राइट आंसर दिख रहा है आपको, तो सी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम 27 वाला क्वेश्चन करते हैं। 27 वाले में अब देखो, इसमें दर्पण किस तरफ दे दिया आपको, लेफ्ट साइड में, तो ध्यान से देख लेना, और दर्पण जिस तरफ हो उसी तरफ से आपका चेंज होगा। अब ये झंडे की तरफ इस तरफ आ रहा है, तो ये किस तरफ चला जाएगा, इस तरफ, दूसरी तरफ चला जाएगा, मतलब ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ए राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से इनको समझ लेना। 28 वाला क्वेश्चन करके बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी अगर आपने मिस्टेक कर दी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ऐसा क्वेश्चन है ये। अब सर इस तरफ है तो हम भी इसको गोला बना देंगे, और अंदर कैसी आकृतियाँ, पत्तियों वाली आकृति है, तो पत्तियों वाली आकृति तो कैसे बनेगी, ये तो ऐसे बनने वाली है, और ये नीचे क्रॉस ऐसे बनने वाली है सर, और इसके पीछे है तो वो ऐसे बन जाएगी, मतलब थोड़ा मैं बना के चेक कर देता हूँ। तो अब इसमें ये वाला पार्ट भरा हुआ है फुल, ठीक है, और इस वाले में लाइनें हैं, दिख रही है आपको। ऑप्शन ए चेक करोगे तो देखो, इसमें ऊपर वाले में तो लाइन कर दी, नीचे वाला भर दिया, तो ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी ध्यान से चेक करने को पता लगता है कि सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ना कि डी। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। 8 वाला क्वेश्चन, 8 वाला पार्ट आपके सामने आ चुका है। इसमें क्या करना है, वर्गाकार पारदर्शक कागज को बिंदु में रेखा के परित मोड़कर, यानी कि पेपर को आपको फोल्ड करना है। पेपर फोल्डिंग आ चुका है आपके सामने, पेपर को फोल्ड करोगे किस तरफ कैसे, ये डॉट लाइन है, इसको इस तरफ से आप मोड़ दो, ये इसके ऊपर चला जाएगा, तो ये ऐसी लाइन इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, समझ बात आ गई होगा आपको, और इस तरफ खाली हो जाएगा। तो ए में तो नीचे वाला खाली कर दिया तो ए नहीं होगा, बी में ऊपर वाला खाली कर दिया तो बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, क्योंकि सी में सेम मिला दिया, सेम भी नहीं है, डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम 30 वाला क्वेश्चन करते हैं। क्लास को जो बच्चा लास्ट तक देखेगा तो उसके काफ़ी बेनिफिट होने वाला है आज, क्योंकि पूरे क्वेश्चन करेंगे हम 80 के 80, लास्ट तक आपको फुल हिम्मत बनाए रखनी है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको पूरे 2 घंटे में पेपर करना है। अगर आप हमारे साथ में पेपर कर लेते हो 1-1.5 घंटे में, तो पूरे 2 घंटे में आपका पेपर वहाँ पर कंप्लीट बिल्कुल हो जाएगा।
अब इसको अभी आप मोड़ दो, मोड़ने के बाद में ये सर्कल इस तरफ आ जाएगा और ये लाइन डंडी इस तरफ खिंच जाएगी, ठीक है, और ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन होगा क्या सर? नहीं होगा सर, सी भी नहीं होगा सर, डी भी नहीं होगा, तो मतलब बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं, 32 वाला। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको इस तरफ से आपको मोड़ना है, इसके ऊपर मोड़ दोगे तो कैसा बनेगा? ये त्रिभुज पलट करके इसके ऊपर आएगा, पलट करके आएगा तो कैसा बनेगा? ये ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। ऑप्शन चेक करो कैसे। ये ए के जैसे तो नहीं होगा, बी के जैसे भी नहीं होगा, सी के जैसे भी नहीं होगा, डी हमारा पे राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं, 32 वाला। 32 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? अब देखो ये जिस तरफ डॉट डॉट आया मतलब उसी तरीके से आपको इसको मोड़ना है, ठीक है। ये बात आप याद रखना, जिस तरफ ये जो इस प्रकार के रिक्त स्थान आ जाए छोटे छोटे, उसी तरीके से आपको मोड़ना है। तो ये इसके ऊपर चला जाएगा और ये लाइन इसके ऊपर ऐसी हो जाएगी। ऑप्शन ए राइट आंसर नहीं होगा सर, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, तो बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम 33 वाले क्वेश्चन पे करते हैं। 9वां पार्ट आपके सामने आ चुका है, 9 वाला। अब इसमें क्या कर रखा है? उस चित्र से उस चित्र का चयन करें, उत्तर चित्र में उस चित्र का चयन करें जिसमें प्रश्न चित्र में कटआउट से बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो दे रखी है, इनको मिलाकर के कौन सी आपके आकृति बन सकती है? समझ बात आ गई आपको? तो ये जो दो बार है इसको आप अंदर सीधा ऐसे मिला दो, और ये दो डंडियां इसको ऐसे मिला दो अंदर। ऑप्शन ए तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, मतलब डी राइट आंसर होगा, ठीक है। सेम ऐसा दिख रहा है आपको, ये आप भी वहाँ बना के चेक कर लेना। 34 वाला देखो, 34 वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये सिंपल सा है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसा है ये है, सभी को मिला दो, पास कर दो, मिलाने के बाद में आपको सीधा ए राइट आंसर दिख जाएगा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना। आगे बढ़ते हम 35 वाला करते हैं। 35 वाला क्वेश्चन देखो, इसमें भी इनको आपस में पास ले जा करके मिला दो। पास ले जा करके मिलाओगे तो कौन सा ऑप्शन दिखाई देगा आपको? आपको ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे बी। कौन सा ऑप्शन दिखाई देगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो 36 वाला क्वेश्चन, इसको ध्यान से करो। इसमें भी सेम वही करना, आपको पास में ले जा करके मिला दो, तो मिलाने के बाद में क्या होगा? ये बीच में जो जगह है वो खत्म हो जाएगी, मतलब सी राइट आंसर हो जाएगा। दिख रहा है आपको ये सेम? अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में आपको जल्दी क्वेश्चन करना है, समय आपको इनमें बचाना है। 37 वाला देखो लास्ट पार्ट आपका है, इसमें प्रश्न में छिपा गया सम्मिलित है, मतलब ये किस वाले में से निकाला गया है? फाइंड द फिगर। कौन सी वाली आकृति में से इसको बाहर निकाला गया है? ध्यान से चेक करके बताओ। ध्यान से आप देखोगे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा कि कौन सी आकृति से निकाला गया है। देखो ए में से तो नहीं निकल सकता, बी में ध्यान से चेक करोगे तो ये लाइन आ रही है आपको, ये क्रॉस लाइन जा रही है नीचे की तरफ, और ये वाली लाइन भी आपको दिख रही होगी, ठीक है, मतलब बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। 38 वाला क्वेश्चन समझो और करो। अच्छा क्वेश्चन है ये, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है आपके लिए, समझ करके करना है। ए आंसर तो नहीं होगा इसमें, और बी और डी में से एक बताओ। सी भी नहीं होगा, ठीक है। बी और डी में से आंसर करो फटाफट से, क्या आंसर आएगा? देखो बी को आप चेक करोगे तो इसकी जो ये नीचे वाली साइड वाली आकृति है कैसे घुमा दी गई है, जबकि हमारे पास ऐसे घुमी हुई आकृति नहीं है, तो डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। इसमें क्या कर रखा है? ये जो आकृति है इसको ध्यान से फाइंड करो, इसके अंदर कौन से वाले में दिखाई दे रही है? ए में, बी में, सी में या डी में? तो मुझे तो ए बी में आंसर दिखाई दे रहा है, ये देखो दिख रही है आप सभी बच्चों को, तो बी राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। 40 वाला क्वेश्चन रीजनिंग पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है ये, मेंटल सेक्शन का। तो 40 वाले क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे राइट कर दो। क्या राइट आंसर आएगा इसका? ए, बी, सी या डी? सर ए तो नहीं होगा, सर सी भी नहीं होगा, सर जी डी भी नहीं होगा, मतलब बी राइट आंसर हो जाएगा। ये दिख रही है आपको, ये ट्रायंगल वाली आकृति, ये साफ केवल इसमें दिखाई दे रही है, ये देखो। तो यहाँ पर हमने 40 क्वेश्चन किसके कर लिए? मेंटल सेक्शन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे मैथ्स वाले सेक्शन में। तो क्या आप सभी बच्चे तैयार हैं इसके लिए? पेन पेपर लेके आप साथ में बैठ जाओ, ठीक है। पेन पेपर लेके साथ में बैठ जाओ, ताकि जैसे ही अगला क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन करना चालू कर दो, ठीक है। साथ के साथ में आपको बताना है ना 80 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। जल्दी से सभी बच्चे ईमानदारी से अपनी लास्ट में कमेंट बॉक्स में आंसर करना कि मेरे 80 में से इतने क्वेश्चन सही हुए। तो अब आपके मैथमेटिक्स का पार्ट आएगा, तो आप सभी बच्चे तैयार हैं?
तो कमेंट बॉक्स में अगेन यस लिख दो। यस सर वी आर रेडी, हम सब तैयार हैं। यस सर वी आर रेडी। तो बच्चों को हम आ चुके हैं हमारे अनुभाग सेकंड यानी कि अंक गणित परीक्षण में। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन दिखाए गए हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे परेशान नहीं हो, आपके लिए यहाँ पर इंग्लिश में भी क्वेश्चन है। तो अभी इस क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना है 41 वाले को, और पहले आपको सोल्व करना है, आपको फटाफट सोल्व करके आंसर कर देना है। अभी आपको अगर आता है तो देखो आसान क्वेश्चन है आपका, जैसा आप पेपर में एग्जाम बनेगा वीसी टाइप के क्वेश्चन आपको आज देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, 6 अंकीय छोटी से छोटी वह संख्या जो अंकों 8, 9, 7, 8, 4 तथा 1 का प्रयोग करके बनाई जा सकती है। द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 8, 9, 7, 8, 4 एंड 1। ठीक है, तो अब आप ध्यान से समझो कि इसमें तो बहुत आसान वैसे क्वेश्चन है, छोटी से छोटी संख्या बनानी है। तो इसका मतलब ये है कि आपको सबसे छोटा नंबर लिखना पड़ेगा। सबसे छोटा नंबर हमारे पास में 1, फिर उससे बड़ा क्या है 4 है सर जी। अच्छा जी, ये तो बहुत आसान है सर, हमने कर ही लिया। अच्छा, फिर देखो अगला क्या है आपके 7 आया होगा, फिर 8 आया, फिर नेक्स्ट 8 आया, फिर लास्ट में कितना है 9 आया। तो देखो क्या सारी संख्या हमने ले ली यहाँ पर 2, 2, 4 और 2, 6। तो गिन लेना आप, यहाँ पर 6 संख्या हैं, 2, 2, 4 और 2, 6 हो गई। 6 डिजिट थी, तो 6 डिजिट का हमारा नंबर आ चुका है। अब इसको आप देख लो, ऑप्शन चेक करो। फर्स्ट ऑप्शन होगा क्या सर जी? ऑप्शन ए तो नहीं होगा सर, बी। तो 1, 4, 7 लिख दिया तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, ये होगा बी हमारा पे राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से देख लेना, बी हमारा पे राइट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, सभी बच्चों ने यहाँ पे राइट आंसर करा होगा। आगे बढ़ते हैं, 42 वाला क्वेश्चन करते हैं। 42 वाला क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 9, 12, 28 और 30 से भाग देने पर हर बार 3 शेष बचे? What will be the smallest number which when divided by 9, 12, 28 and 30 leaves a remainder of 3 each time? यानी कि हर बार 3 शेष बचना चाहिए अगर इन नंबर से क्या हो डिवाइड हो। तो जहाँ पर भी छोटी से छोटी लिखा आ जाए या कम से कम लिखा आ जाए, स्मॉलेस्ट लिखा आ जाए, लिस्ट लिखा आ जाए, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको एलसीएम फाइंड करना होता है। ठीक है, ऐसी जगह आपको क्या फाइंड करना होता है? एलसीएम फाइंड करना होता है। एलसीएम 9, 12, 28 और 30 का एलसीएम फटाफट से आप सभी निकाल दो और सभी निकाल करके आंसर कर दो क्या एलसीएम आपके आया है। देखो मैं भी निकालता हूँ। 2 का जाएगा इसमें, 9 में नहीं जाएगा, 12 में 6 बार, फिर 28 में 14 बार जाएगा और 30 में 15 बार जाएगा। फिर अगली बार देखो 2 का देंगे तो 9 में नहीं जाएगा, 6 में 3 बार जाएगा, 14 में 7 बार, 15 में नहीं जाएगा, और अगली बार आप देखो 3 का जाएगा। ठीक है, 3 का 9 में 3 बार, फिर 3 का 1 बार, 7 में तो जाना नहीं है क्योंकि 7 अभाज्य संख्या है, तो इसमें खुद का ही जाएगा। 15 में 5 बार चला जाएगा। इसके बाद में आप ध्यान से देखो 3 का जाएगा 1 बार, और यहाँ नहीं जाने वाला, 7 में भी नहीं जाने वाला और 5 में भी नहीं जाने वाला। तो साफ दिख रहा है आप 5 और 7 का जाएगा। 5 का जाएगा पहले, तो ये चला गया 1 बार। 5, 7 में तो नहीं जाने वाला, 5 में जाएगा 1 बार और लास्ट में 7 में चला जाएगा 1 बार। ठीक है, ओके। अब इनको गुणा कर लो आप। देखो मैं यहीं पे गुणा कर दूं या फिर इधर अलग से लिखूं? सर अलग से लिख लो, थोड़ी तो हमको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, चलो 2 × 2, फिर मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई 3, फिर क्या बचा? फिर है 5 है सर जी, तो 5 लिख दो सही, और 7 है। तो गुणा करें जल्दी जल्दी, क्या है इसका? 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 4 को 3 से करोगे तो 12, 12 को 3 से करोगे 36। ठीक है, अब 36 को 5 से कर लो जल्दी से, कितना आता है? क्योंकि 36 की टेबल तो मुझे भी नहीं आती। तो 6, 5 जा 30, 3 जाएगा केरी, 5 3 15 और 3 180 हो गया। 18, अब देखो यहाँ 180 आ गया तो आप 18 का टेबल डायरेक्ट 7 बार बोल लो, 1080। ठीक है, कितना आया? 1080 आया सर। तो भैया 18 का पार्ट आप एक बार सीधा 7 बार बोल लो, कितना आएगा? 126 आएगा सर जी, और ये पीछे वाली 0 भी लगा दो आप, लगा दी। अब हर बार कितना शेष बच रहा है? 3 शेष बच रहा है। तो जो संख्या शेष बचती है उसको आप वापस जोड़ दो, कितना आएगा? 1263, 1263 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। ठीक है, ये वापस हम क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि हमको हर बार 3 शेष बचाना होता है, तो इसको जोड़ देंगे तो ये हर बार शेष बच जाएगी। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। आप अपने जितने भी क्वेश्चन राइट आंसर होंगे तो उनको बताना कि आपने कितने आंसर सही करे। अब सरल कीजिए। ये देखो नया टाइप का क्वेश्चन मैंने बनाया है, क्योंकि नवोदय में क्या है कभी कभी नए टाइप के क्वेश्चन बना करके वो आपको पूछ लेता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके अभी तक आया नहीं, लेकिन बन सकता है। लिखा गया है, सरल कीजिए। फाइंड 750 का 28% किसके बराबर होगा? 500 के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? सोल्व दिस 28% ऑफ 750
इक्वल टू परसेंटेज ऑफ 500। तो इसको कैसे करोगे, देखो आप 750 का क्या निकाल लो यहाँ पे 28/100 कर लो, और ये किसके बराबर होगा, यानी कि 500 का x प्रतिशत, x की जगह x लिख दो, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं तो x लिख दो, बटा क्या लिख दोगे आप 100 लिख दोगे। ऐसे समझ में बात आ गई, एक ही बार में सोल्व कर देंगे हम इसको। अब ये वाली जीरो से तो ये जीरो आपने काट दी, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या काट सकते हो आप, सर हम 5 से 75 को काट देंगे और 10 को 2 बार काट देंगे। तो 75 कितनी बार कटेगा 5 से, देखो 5 की टेबल 1 बार, वहीं आ जाएगा 5 बार, 15 बार कट गया। सर 2 से 28 भी कट रहा है, 2 से 1 बार कट जाएगा और ये 14 बार कट रहा है। अच्छा और क्या कट सकता है, सर ये दोनों जीरो से दोनों जीरो भी कट गई इधर। अच्छा ये भी तुमने काट दी। अब बचा ही क्या, अब बचा ये है कि 15 गुणा 14, इसको यहीं पे ऐसे रहना दो, देखो गुणा मत करना आप, मैं बता रहा हूँ ऐसे कर लेना। 5 को गुणा कर दो आप x से, सर ये x इधर गुणा में होता है तो नीचे आ जाता है। चलो 15 गुणा 14, ये 5 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ऐसे। 5 के पाड़े में 15 कितनी बार में आएंगे सर, 3 बार में आते हैं। और x तो क्या बचेगा, 14 का पाड़ा 3 बार बोलो कितना आएगा, 14 3 जा 42, ये होता है क्या। अच्छा जी सर ये होता है बी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है 42 हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आप जल्दी से कर सकते हो, ये शॉर्ट तरीका है आपको करने का। ठीक है तो आपको भी आना चाहिए ऐसा। आगे बढ़े हम 44 वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो इसमें इंग्लिश में नहीं है तो मैं समझा देता हूँ आपको क्या क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लें आप। क्या लिखा गया है, 875 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिए गए 8 महीने बाद ऋण का पूरा भुगतान करने के लिए कितने रुपए चुकाने होंगे। यानी कि 875 रुपये क्या लिया उसने, उधार लिया, तो ये हो गया उसका प्रिंसिपल। ठीक है और उसने रेट दे रखी है, आपको रेट में बता देता हूँ, रेट दे रखी है उसने 6% पर एनम। वार्षिक का मतलब क्या होता है पर एनम। और टाइम कितना दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है सर 8 महीने दे रखे हैं, 8 मंथ्स। ठीक है आपको क्या फाइंड करना है, आपको देना है उसका अमाउंट बताना है। ये इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए क्वेश्चन रेडी हो गया। अमाउंट आपको फाइंड करना है कि मिश्र धन आपको बताना है। ठीक है तो इसमें साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दो आप, सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज का क्या होता है, मूलधन गुणा समय गुणा टाइम, ये होता है। अपॉन में क्या लगाओगे यहाँ पे 100, PRT मतलब देखो यहाँ मूलधन दर और टाइम को गुणा कर देंगे, नीचे क्या लिख देंगे हम 100। मूलधन आपके पास में कितना है 875 है, रेट की जगह आप लिखोगे 6 और टाइम, अब महीने, टाइम किस में है, महीने में है, और रेट आपको वार्षिक दे रखी है। तो आपको टाइम को किस में चेंज करना होगा, ईयर में चेंज करना होगा। ईयर में कैसे चेंज होगा, देखो 8 में किसका बार दोगे आप, 12 का, ऐसे लिखोगे। यानी कि ये किस में चेंज हो गया, अब 4 की टेबल से काट लो इसको 2 बार और 4 से कटेगा 3 बार, 2/3 क्या आ गए, ये ईयर आ गए। तो यहाँ पे 2/3 लिख दो आप, या फिर 8/12 भी लिख सकते हो। ठीक है एक ही बात है, कोई भी लिख दो आप, ऐसे लिख दो। 100 यहाँ आ जाएगा। 100 की बात आ गई आप सभी बच्चों के। अब देखो 3 से 3 एक बार में और 6 कटेगा 2 बार में। ओके 2 से 100 कटेगा 50 बार में, फिर 2 से 2 एक बार में और 50 कटेगा 25 बार। 25 से अब आपको नहीं काटना आता तो कोई बात नहीं, आप किसका करोगे भाग, 25 का नहीं आता तो आप सीधा 5 से कर लो 5 बार, और इसमें जाओगे देखो 5 की टेबल 8 में एक बार जाती है, 3 बच जाएंगे, फिर यहाँ पे 7 बार जाएगी, 2 बच जाएंगे और 5 बार चली जाएगी। एक बार और काट लो, ये आपकी वजह से मैं काट रहा हूँ, वरना 25 से भी हम काट सकते हैं इसको। देखो 5 के पार्ट में 17 नहीं आते तो 15 आते हैं, 3 बार में 2 यहाँ बच जाएंगे, फिर 5 आ जाएगा। 35 बार कट चुका है सर, पूरा काटने के बाद में हमारे पास 35 रुपये क्या आया, ब्याज आया है सर, ब्याज, साधारण ब्याज आ चुका हमारे पास में। ठीक है ना। तो अब आपको मिश्रधन बताना है, तो मिश्रधन कैसे बताओगे, ये जो आपका मूलधन था इसमें क्या जोड़ोगे, मूलधन में सर हम ब्याज जोड़ देंगे। ठीक है 875 में क्या जोड़ दोगे आप, ब्याज, ब्याज आपके कितना आया 35 रुपये आया, 35 रुपये को क्या जोड़ दो, जोड़ने के बाद में ये जो आएगा ये अमाउंट आएगा आपके, अमाउंट यानी कि मिश्रधन, मिश्रधन यही तो आपको निकालना है। तो मिश्रधन क्या होगा, 5 और 5 0 बन जाएगा ऊपर, 7 और 3 0 1 11 बन गया कैरी, 8 और 1 9, 910 रुपीज़, 910 रुपये, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा सर। सभी बच्चों ने कर लिया। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल बनेंगे। बोर्ड मास और दशमलव, इन 2 चैप्टर से आपके क्वेश्चन पक्का है। ठीक है तो ये दशमलव वाले सेक्शन से आपका डेसिमल वाले उसमें से है क्वेश्चन, तो इसमें आपको बताना है इनको गुणा करके। तो ये जैसा लिखा है इसको आप जमा दो।
कैसे जमाओगे, देखो मैं बताता हूँ कैसे जमाना है आपको। 0.008 इसको इससे 1 से गुणा करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वैसे इसको लिख दो आप वैसे भी, और फिर गुणा कर लो किससे, 0.072 से। अब यहाँ भाग का चिन्ह है तो नीचे डिवाइड लगाओ और लिखो 0.12 तो गुणा किससे करोगे, 0.0004 से। अब ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तब आपको क्या करना होता है। यहाँ ऊपर पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 3। यहाँ पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, देखो एक ही संख्या है यहाँ पे, ध्यान से चेक करना, लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। ये देखो 0.01 ही है, तो पॉइंट के बाद 2 संख्या है और पॉइंट के बाद यहाँ 3 संख्या है, तो 3 और 2 5, 5 और 3 8, पॉइंट के बाद में 8 संख्या है। अब नीचे भी सही चेक कर लो आप, पॉइंट के बाद यहाँ कितनी संख्या दे रखी है आपको, पॉइंट के बाद 4 तो यहाँ पर है और 2 ये है, कितनी है, 6 है। ठीक है, तो ऊपर भी क्या होगा, मतलब ऊपर दो संख्या ज़्यादा है पॉइंट के बाद में, तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें पॉइंट के बाद में 2 संख्या रहेगी। ठीक है, ये समझ में आनी चाहिए। जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लगा सकते हो तो लगा देना इस ट्रिक को यूज करके। तो पॉइंट के बाद केवल 2 संख्या ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर होगा। वैसे यहाँ पर इस वाले में भी है, तो अब हमको चेक करना पड़ेगा। देखो वैसे तो मैं बी राइट आंसर करवाऊँ, लेकिन आप इसको सोल्व करके भी चेक कर लोगे। सोल्व करके कैसे चेक करोगे, देखो इसको इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा, 0.008 को 0.1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, और फिर इसको इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा। तो एक काम करो, आप पॉइंट हटा लो यहाँ से, पॉइंट हटाओगे तो कैसे जाएगा, सर इसकी पॉइंट हटाए तो 3 जीरो मैंने इसके पीछे लगा दी, 1 2 3, इसकी पॉइंट हटाई तो पीछे की 2 जीरो मैंने यहाँ लगा दी, और इसकी पॉइंट हटाई तो पीछे 3 संख्या थी तो मैंने 3 जीरो लगा दी। ठीक है, अब हम नीचे वाली संख्या को अब 0 पॉइंट हटाते हैं। ये पॉइंट हटाई तो कितनी संख्या थी, पहले 4 संख्या थी, 1 2 3 4 जीरो ऊपर लग जाएगी, और इसकी पॉइंट हटाओगे 2 संख्या है तो 2 जीरो ऊपर लग जाएगी। ठीक है, तो अब क्या बचा आपके पास में, देखो कितनी जीरो कट गई, 1 2 3 4 5 6 जीरो काट दो आप नीचे भी, 1 2 3 4 5 6 जीरो कट गई। अब ऊपर बचा आपके 8 गुणा 8 को 1 से गुणा करोगे 8, और यहाँ आएगा 72/12 गुणा 4, 4 के पीछे कितनी जीरो है, 2 जीरो है। ये बचा पूरा करने के बाद में। ठीक है, अब 12 की टेबल में 72 कितने आते हैं, कितनी बार में आते हैं, 6 बार में आ जाते हैं, और 4 के बार में 4 एक बार में, 8 आता है 2 बार में। ठीक है, अब 6 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 12/100। तो अब नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दो इस प्रकार से, 0.12, ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, और वो जो मैंने ट्रिक बताई वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद में दो ऑप्शन में ऐसा आ चुका है तो हमको ये करना पड़ेगा फिर। ठीक है, बढ़ते आगे 46 वाला करते हैं जल्दी जल्दी। अब इसका तो एचसीएफ आपको बताना है, एचसीएफ क्या निकलेगा, 27 99 55 15 का मस ज्ञात करो। एचसीएफ क्या होगा, फाइंड द एचसीएफ 27 99 15 का, तो 27 का 99 का और 15 का एचसीएफ आपको पता होना चाहिए, क्या निकल के आएगा। देखो 3 का जाएगा इसमें तो सीधा 9 बार, फिर 3 का जाएगा 3 बार, फिर 3 का जाएगा 1 बार। ऐसे 99 में दे लो आप, 3 का जाएगा 3 बार, पीछे भी 3 बार, फिर 3 का जाएगा 1 बार, और 11 में तो 11 का ही जाता है। 15 में भी दे लो आप, 3 का दोगे तो 15 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 का 1 बार। अब तीनों में क्या कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन, ये भी 3 कॉमन और ये 3 कॉमन, मतलब तीनों में सेम संख्या क्या आई, 3 आई है, तो 3 ही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, मतलब बी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये वाला तो आप खुद से कर सकते हो, इसमें सर की आवश्यकता भी नहीं पड़ने वाली आपको। अच्छा आगे देखते हैं 47 नंबर वाला क्वेश्चन। देखो 47 वाले क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, सभी बच्चे आंसर करते रहे अपने अपने, अगर आपको जो भी आंसर मिलता है वही आंसर आप कर दो। किसी आयत का परिमाप 48 वर्ग मीटर है तथा लंबाई चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। अच्छा, तो लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई यानी कि लेंथ आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन लिखा गया इंग्लिश में, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 48 स्क्वायर मीटर एंड द लेंथ इज 2 मोर देन द ब्रीथ, देन व्हाट विल बी द लेंथ। आपको लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, क्लास में लास्ट तक आप बने रहें, जो बच्चे नए जुड़े हैं क्लास में लास्ट तक आप बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो नहीं किया है तो अभी तक। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। आयत का परिमाप दे रखा है, तो जो चीज़ आपको दे रखी होती है उसी का फॉर्मूला आपको लगाना होता है। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट से बताओ। आयत का परिमाप यानी कि इसका फॉर्मूला होता है आयत का परिमाप, देखो मैं लिख देता हूँ आपके सामने, परिमाप होता है
2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो फॉर्मूला आप सब रट के चला जाना एक बार। परिमाप की जगह हम लिखेंगे 48, लिख दिया सर। अब 2 की जगह 2 लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया हमने। अब लंबाई चौड़ाई से 2 अधिक है। सर लंबाई तो बताई नहीं आपने, चलो लंबाई हम देख लेते हैं। लंबाई और इस तरफ क्या है, चौड़ाई है। तो जो लंबाई है वो क्या है, चौड़ाई से 2 अधिक है। तो चौड़ाई आप x मान लो और लंबाई x + 2 मान लो। 2 अधिक है ना, अधिक है इसलिए +2 लगाएंगे। 2 गुना होती ना तो 2x लगाते हैं, ये बात याद रखना आप। 2 अधिक है इसलिए +2 है, और 2 गुना होती तो 2x करते। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, लंबाई की जगह x + 2 लिख देंगे, और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई x है तो +x हो जाएगा। अब ये 2 यहाँ पर किस में, देखो ब्रैकेट के पास में यानी गुणा में, मतलब ये नीचे आ जाएगा। 48 अपॉन क्या हो जाएगा 2 बराबर में x और x को जोड़ेंगे तो 2x + 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 के बारे में 48 आता है सर 24 बार में, हो गया। तो 24 बराबर 2x + 2 हो गया। अगली बार में क्या करोगे आप, देखो इस तरफ कर देता हूँ मैं, ये 2 इस तरफ चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 24 - 2 बराबर में क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 24 में से 22 जाते हैं सर, तो 22 बचते हैं, बराबर में 2x होगा। अब ये गुणा में तो नीचे आते ही 22/2 हो जाएगा। 2 से कितनी बार कटेगा सर, 11 बार कटेगा। x का मान क्या आ गया, 11 आ चुका है। यानी कि आपकी जो चौड़ाई थी वो 11 है, और लंबाई x + 2 थी, मतलब 11 + 2 कितना होता है सर, 13 होता है। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा फिर। ठीक है, अगर 13 होता है तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 13 मीटर लंबाई के लिए कितनी होगी, 13 मीटर। हो गया सबको क्लियर? अगर ऑल क्लियर है, सबको समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अगेन ऑल क्लियर लिख दो सब। क्या लिखोगे सब, ऑल क्लियर, यानी कि सब समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। अगर आप ऑफलाइन देखते हो तब भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 48 वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या आंसर आएगा। 100 तथा 300 के मध्य कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 and 300 आर डिविजिबल बाय 7। ऐसे क्वेश्चन की देखो मैं अभी एक शॉर्ट मेथड आपको बता दूंगा, उसी मेथड से आप करना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। देखो कौन कौन सी संख्या है, 100 है और इधर 300 है। दोनों में आप 7 का भाग देके देख लो। 100 में भाग दोगे 7 का, और 300 में भाग दोगे किसका, 7 का। कितनी बार जाएगा, 7 × 1 = 7, 3 बच जाएगा सर, ऊपर से आएगी 0, और 7 × 4 = 28। देखो भाग वहां तक ही देना है, पूरी बार, दशमलव भाग नहीं देना, यानी पॉइंट के बाद भाग नहीं देना, केवल यहाँ तक ही भाग देना है। नीचे 2 बच गया यहाँ पर, तो कितनी बार भाग गया, 14 बार गया सर। अच्छा, इधर भी देके देख लो। 7 के बारे में 30 आते हैं, 7 7 4 = 28 होता है, तो कितना बचेगा यहाँ पे, नीचे 2 बच जाएगा, ऊपर से 0 आएगी तो लिख दो यहाँ पे। 7 के टेबल में 20, तो 7 × 2 = 14 होता है, बचेगा यहाँ पर कितना, 6 बच जाएगा। तो अब छोड़ दो, देखो इसका कितनी बार भाग गया, 14 बार तो यहाँ गया था, यहाँ पे कितनी बार गया, 42 बार गया था। तो इनके बीच का हमको बताना है ना, कि बीच की संख्याएं बताओ जो 7 से विभाज्य है। तो हम कह सकते हैं कि अगर 100 से कम, जितनी 100 से कम 14 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है, और 100 से 300 के बीच में 42 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। तो आपको इनके बीच की बतानी है, तो क्या करोगे, 42 में से 14 अगर आपने घटा दिया तो बीच की संख्या ही बचेगी ना, जो क्या होगी, 7 से विभाज्य होगी। तो 12 में से 4 जाएंगे तो 8, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 28 ऐसे नंबर है जो 7 से भाग होगी, मतलब बी राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में बात आ गई आपको। इनके बीच की बतानी थी हमको, तो वही हमने यहाँ पर फाइंड करी है। आगे बढ़ते हम 49 क्वेश्चन करते हैं। किसी संख्या के 7/9वें भाग का तिहाई भाग 49 हो तो वह संख्या क्या होगी। द थर्ड पार्ट ऑफ 7/9th पार्ट ऑफ अ नंबर इज 49, व्हाट इज द नंबर। तो वह नंबर क्या है। करो इस क्वेश्चन को, आपके भी क्या आंसर आ रहा है, और ध्यान से समझो, अभी मैं बताऊंगा इसको। देखो किसी संख्या, फॉर एग्जाम्पल यहाँ x संख्या है, इसका 7/9 भाग 7/9 पार्ट है, मतलब इसका 7/9 पार्ट ऐसे लिख लो। ठीक है, सीधा एक ही लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसका भाग तिहाई भाग, इसका जो आंसर आएगा उसका भी 1/3 भाग आपको निकालना है, और इन सब का आंसर कितना आएगा, 49 आने वाला है। लिखा गया उसने तिहाई भाग 49 हो, कोई संख्या है उसका 7/9 भाग निकालना है, फिर उसी संख्या का 1/3 भाग निकालने के बाद में जो बचेगा वो क्या आएगा, 49 है। 49 है तो वो संख्या क्या है। अब ये x आपको बताना है,
तो x निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 49 को तो यहीं पे रखो आप, और ये जो दोनों संख्या है इनको इस तरफ ले जाओ, इक्वल के इस तरफ लेके जाओ, ठीक है। बराबर के उस तरफ चले जाओगे तो कैसे होगी, ये 3 नीचे तो ऊपर चला जाएगा, 3/1 मतलब उलट जाती है संख्या, ये फ्रैक्शन क्या हो जाती है वहाँ पे, पलट जाती है, और ये 9 ऊपर और 7 नीचे आएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 7 के टेबल 7 में एक बार और 749 में 7 बार जाती है। अब क्या होगा, अब होगा कि 7 को 3 से गुणा करोगे तो 21, 21 को 9 से गुणा कर लो, कितना आएगा, 9 का पारा एक बार बोलोगे 9, 9 का पारा 2 बार बोलोगे तो 18 आ जाएगा, यानी कि 189, 189 ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। अब कभी कभी आप वो जल्दबाजी में 289 मत लगा के जाना, ठीक है, वरना इसमें आपके गलत, आपको सब कुछ आता है फिर भी आप गलत करे होंगे, तो जल्दबाजी में ध्यान रखें आप इस बात का, ये हमारा राइट आंसर होगा, ना कि पीछे की संख्या देख करके आप आंसर टिक नहीं करना, पूरा ध्यान से देख लेना, रीचेक कर लेना उसको एक बार, फिर वो OMR शीट में भरना। अब 50 वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस से ये क्वेश्चन है। 36 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही ट्रेन, ट्रेन में कौन कौन बच्चा यहाँ पर बैठा है, देखो ट्रेन से ट्रेन याद आ गई मेरे को, कौन बच्चा यहाँ पे ट्रेन में ट्रेवल कर रखा है, 15 सेकंड में सिग्नल के खंबे को पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। अ ट्रेन रनिंग 836 किलोमीटर पर हावर क्रॉसेज अ पोल इन 15 सेकेंड्स, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। सभी बच्चे बैठे हैं क्या यहाँ पे ट्रेन में, अगर नहीं बैठे तो एक बार ट्रेन की यात्रा अच्छी करना। अब इसमें देखो क्या आपको बतानी, रेल की लंबाई, रेल की लंबाई बताओ भाई, तो रेल की लंबाई कैसे निकलेगी, रेल की लंबाई निकलेगी, इसकी जो क्या है स्पीड है, स्पीड को किससे गुणा कर दोगे आप, टाइम से, जितना टाइम ये लेती है उससे, तो इसकी लंबाई निकल जाएगी, ठीक है। लेंथ आपको निकल जाएगी, यहाँ पे लेंथ निकालनी है ना, तो अब देखो स्पीड कितनी देर की इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना है 15 सेकंड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो स्पीड है 36 को किस में बदल लोगे, किलोमीटर से आप मीटर में बदलोगे, किलोमीटर प्रति घंटा से कहाँ बदलोगे, मीटर पर सेकंड में। तो मैंने पुरानी वीडियोस में बताया है कि अगर आप इसको चेंज कर दो तो किससे गुणा करना पड़ेगा आपको, 5/18 से, किसको, चाल को, तो आप सीधा यहाँ पे क्या लिखोगे, गुणा 5/18, और एक गुणा का चिन्ह लगा दिया, टाइम लिख दिया हमने 15 सेकंड, ठीक है। 18 12 में 36 आते हैं सर, 2 बार में आ जाते हैं, 5 को 2 से गुणा करोगे तो 10 आता है, और 10 को 15 से गुणा करोगे तो 150, क्या आएगी, मीटर, क्या आएगी, रेल की लंबाई आ गई। चलो आ गई तो ठीक है, रेलगाड़ी में बैठ जाना अब आप सब, और अपनी भी स्पीड बढ़ाते हैं हम, सुपर फास्ट बढ़ते हैं 51 वाले क्वेश्चन की तरफ। 51 वाले क्वेश्चन में हम आ चुके हैं। 51 वाला क्वेश्चन लिखा गया आपके सामने, मोहन ने अपनी माँ से कहा कि उसकी गुल्लक में 11,1111 रुपए जमा हो गए हैं, तो यह धन राशि है, ठीक है। आप सबने गुल्लक बना रखा होगा, तो बताना उसमें कितने रुपए आपने जमा कर लिए। इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा गया है, मोहन टोल्ड हिज मदर दैट 11,1111 रुपीज हैव बीन डिपॉजिटेड इन हिज गुल्लक, सो दैट इज द अमाउंट ऑफ मनी। इसको आप कैसे करोगे ध्यान से देखना, क्या लिखा गया है, 11,000, 11,000 आप कैसे लिखते हो, 11,000, ठीक है, 11,000 हो गया। अब इसके बाद में 1100, 1100 कैसे लिखोगे, इसके नीचे लिखो 1100, और 11 रुपए कैसे लिखोगे, तो 11 इस प्रकार लिख दोगे, सबको जोड़ दो, सम हो जाएगा इनका, कितना आएगा 1 1, और यहाँ पर भी ये वाला 1 आ जाएगा, 1 और 1 कितना होगा 2, और यहाँ पर आएगा 1, तो 12,111 रुपए टोटल जमा राशि पूछी है उसने कि टोटल कितना धन हो चुका है, ठीक है ना, क्या धन राशि कितनी है वो आपको बतानी है। कहीं आप 11,1111 रुपए इसमें ढूंढने मत लग जाना, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन आपको चेक करके बताना है कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। तो बढ़ते हम आगे, 52 वाला क्वेश्चन आपके सभी के सामने आ चुका है। 52 वाले क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से, क्या लिखा गया है, एक वर्गाकार मैदान की लंबाई 50 मीटर है, यदि घास लगवाने का खर्च 30 पैसा प्रति वर्ग मीटर हो, तो पूरे मैदान में घास लगवाने में क्या खर्च पड़ेगा, ठीक है। वर्गाकार मैदान है यानी कि स्क्वायर वाला पार्क है एक, द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 150 मीटर, इफ द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इज 30 पैसा पर स्क्वायर मीटर, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द होल फील्ड। पूरे फील्ड में घास लगवानी है तो कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। एक वर्गाकार मैदान है इस टाइप का, दिख गया आपको ये, ठीक है, इसकी चारों साइड क्या है, सेम है, दिख रही है, ये नीचे वाली साइड हटा दो। अब इसमें आपको घास लगानी है, घास लगानी यानी कि फील्ड वाला काम करना है, तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, स्क्वायर का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, ये जानो,
साइड का स्क्वायर यानी कि साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि 50 को किससे गुणा कर दोगे आप 50 से, तो कितना आएगा 2500। 5 को 5 से गुणा कर दोगे 25 और दोनों जीरो लगा दो आप, तो ये क्या आ गया आपके स्क्वायर वर्ग मीटर आ चुका है। अब आपको क्या करना है इसमें 30 पैसा प्रति वर्ग मीटर हो। अब इसकी जो कॉस्ट है 1 मीटर की आपने बता रखी है, 1 मीटर की कॉस्ट है 30 पैसे। 30 पैसे का मतलब होता है 0.30 रुपये, इस प्रकार लिखो आप 0.30 रुपये, ठीक है। पैसे में दे रखा है इसलिए 0.30 हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट आप कैसे निकालोगे, टोटल खर्चा, टोटल कॉस्ट यानी कि 2500 इसको गुणा कर दोगे 0.30 से, ठीक है। ऐसे करना तो क्या आंसर आएगा। अब आपको सीधा 25 को किससे गुणा करोगे 3 से, कितना आएगा 750। पीछे के 2 जीरो लगाई इसलिए दोनों जीरो लगा दो। अब क्या होगा देखो, पॉइंट के बाद में ऊपर 2 संख्या है, पॉइंट के बाद में 2 नहीं एक ही संख्या मानी जाएगी, क्योंकि ये पीछे वाली जीरो कुछ काम की नहीं है, तो एक संख्या के बाद में पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो 750 क्या आएगा 750 रुपीज। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में क्या होगा आपको। आगे बढ़ता हूँ 53rd वाला क्वेश्चन करते हैं, 53 वाला। किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः कितनी दे रखी है, 15 सेमी, 10 सेमी तथा 5 सेमी है। घनाभ के संपूर्ण तलों का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड रिस्पेक्टिवली 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द कॉस्ट सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। टोटल कॉस्ट बतानी है आपको, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है। अब ध्यान से देखो, घनाभ क्यूबॉइड क्या किसको पता है यहाँ पर, टोटल सरफेस एरिया किसको बच्चे को पता है क्या, फॉर्मूला आपने पढ़ रखे हैं पूरे। इसका क्यूबॉइड क्या होता है एरिया, टोटल सरफेस एरिया में यहाँ लिख देता हूँ टोटल सरफेस, यानी कि घन के संपूर्ण तलों का क्षेत्रफल क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। 2 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ होता है, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, फिर प्लस चौड़ाई मल्टीप्लाई हाइट होता है, फिर प्लस हाइट को किससे गुणा करते हैं हम लेंथ से, ठीक है। तो अब देखो 2 को यहाँ पे लंबाई कितनी है आपके पास में 15, ब्रीथ यानी कि चौड़ाई कितनी है 10 है, प्लस का चिन्ह लगा दो। फिर 10 को गुणा करो किससे करोगे हाइट से यानी कि 5 से, फिर प्लस का चिन्ह लगा दो। फिर 5 को गुणा कर दोगे आप वापिस 15 से, हाइट लंबाई से कितना आएगा, पहले 15 को 10 से गुणा करेंगे तो 150 आएगा, 10 को 5 से गुणा करेंगे 50 आएगा, फिर 5 को 15 से गुणा करेंगे कितना आएगा 75 आएगा, ठीक है। सबको जोड़ दो कितना आएगा 2, 150 और 50 200 हो गए, 200 और 75 275। अब क्या करना है इनको गुणा करना है, ब्रैकेट हटा करके 275 को गुणा कर दो 2 से, कितना आएगा 2 को 5 से गुणा करोगे 10, 1 जाएगा ऊपर, 2 7 जा 14 1 15, 1 जाएगा ऊपर, 2 2 जा 4 1 5, 550 वर्ग सेमी, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आसान था ये तो, अगर आपको फॉर्मूला पता है, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो फिर आपके कुछ भी क्वेश्चन इजी, आपका क्वेश्चन जो होगा वो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 54 करते हैं। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तथा गुणनफल 225 हो तो वह संख्या क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर देन 225 कम्स, देन व्हाट द नंबर, मतलब आपको नंबर बताना है, वो नंबर क्या है। अब किसी संख्या को उसी संख्या से, फॉर एग्जाम्पल एक x संख्या है, अब वापस इसको x से गुणा करने पे बाद में कितना मिलता है आपको 225 मिलता है, ठीक है। अब x का तो यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, x को s से गुणा करते हैं तो x की पावर लग जाती है 2, फिर कितना आएगा 225 आएगा। x तो ये रह जाएगा, अगर इस पावर को हटाना है तो सामने वाली संख्या को लगा दो आप रूट में, ठीक है। तो 225 किसका रूट होता है, 225 किसका रूट होता है आपको आता है क्या, ये किसका होता है, ये 15 का होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे, इसका फैक्टराइजेशन करके भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 2 का 3 का पढ़ा बोलो, देखो 21 में जाएगा 7 बार, 1 आएगा 5 बार चला जाएगा, फिर 3 का दे लो आप 2 बार, फिर 5 बार, 5 का 2 जाएगा कितनी बार जाएगा 5 बार, फिर 5 का जाएगा 1 बार, 3 का जोड़ा बना लो, 5 का जोड़ा बना लो तो कितना आएगा 3 और यहाँ 5, 5 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा सर 15 आएगा, मतलब बी सी डी राइट आंसर होगा हमारा, ठीक है, डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 55 वाला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन की तो बहुत आसान ट्रिक है, उस ट्रिक से आप क्वेश्चन कर सकते हो।
ऐसे सभी क्वेश्चंस में वो लग जाएगी। देखो क्या लिखा गया है, 3/10, 3/100, 3/1000 तथा 3/10,000 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सबसे छोटी भिन्न आपको बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, अगर ऊपर के सभी, जो ऊपर क्या होता है, अंश होता है, न्यूमरेटर अगर सभी सारे सेम हैं तो डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ी संख्या होगी, डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो भिन्न सबसे छोटी मानी जाती है। ठीक है, वो भिन्न क्या होती है, हमेशा सबसे छोटी होती है, मतलब ए बी सी या डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, समझ बात आ गई आपको। ठीक है, समझ बात आ गई। अगर इसको बताना हो तो कैसे होगा, देखो मैं समझा भी देता हूँ आपको, फिर कहोगे कैसे किया सर, ऐसा तो होता ही नहीं है। ऐसा होता इसलिए है, इस प्रकार आप लिख लो। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर आप भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 0.3 बार जाएगा, क्योंकि एक संख्या के बाद 0 है। यहाँ 2 0 है तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगी इस प्रकार से। यहाँ 3 के बाद पॉइंट लग जाएगी, ऐसे हो जाएगा। यहाँ 4 के बाद पॉइंट लगेगी। तो अब इन सब में सबसे बड़ा नंबर तो ये है, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा है, तो सबसे छोटा ये वाला है ना, तो ये वाला है, तो मतलब ये सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है, डी राइट आंसर इसलिए होगा। आगे बढ़ते हम 56 वाला क्वेश्चन करते हैं। ये देखो इसका आंसर क्या आएगा, फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इनका मान क्या आएगा, तो अगर आपको 576 का ये स्क्वायर रूट नहीं पता है, वर्गमूल नहीं पता है, तो आप निकाल लेना। ठीक है, इस प्रकार करके अभी तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका होता है 24 का होता है। नीचे कितना आएगा 13, गुणा में 169 है तो लिख दो, और 676। अगर इसका भी आपको नहीं पता, 606 का नहीं पता कि ये किसका होता है, तो आप निकाल लेना। अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये 26 का होता है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब इसको आप देखो किससे काटोगे, सर 2 से काट लो, इसको काटोगे तो 12 बार कटेगा, और इसको काटोगे तो 13 बार कट जाएगा। फिर 13 के पहाड़े में इसको 13 से 13 बार कटता है, 13 से ये 13 कट जाएगा, तो सब कुछ करने के बाद में आपका 12 बचेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको आप काट लेना। अगर आपको काटना नहीं आता है तो ध्यान से भाग देकर देख लेना, हो जाएगा आराम से। इस तरीके से आप कर लेना। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 57 करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का जोड़ क्या होगा, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स। सभी संख्याओं को जोड़ना है, पॉइंट में संख्या है, ध्यान से जोड़ना। देखो कैसे जोड़ोगे, 23.04, फिर अगला 13.032, अगला है 12.121 है, फिर कितना है 43.003 है। सर सबको जोड़ दो, सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, देखो 3 4 और 2 5 होता है, ठीक 6 होता है। ठीक है, 6 हो गया। 4 3 7 और 2 9 होता है सर। अगला 1 का 1 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगा दो वापिस, 3 3 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11 का 1 आएगा, 1 जाएगा उसके ऊपर, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 91.196। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन करना, आप सी मत लगा देना, क्योंकि इसमें भी 91 तो सही है, पीछे का गलत है। ठीक है, ए में देखो पीछे का सही है लेकिन आगे का गलत है, तो ध्यान से करोगे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 58 वाला क्वेश्चन, वाला क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से करो। एक घोड़ा 440 में बेचने पर 12% की हानि होती है, तो 10% लाभ के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाएगा। If a horse is sold the 440, there is a loss of 12%. And for how much should it be sold to make a profit of 10%? 440 में आपने बेचा तो क्या वही आपको लॉस हुआ, यस या नो। लॉस हुआ है तो इसको कैसे करोगे आप, 12% का लॉस हुआ है तो टोटल मान लेंगे हम परसेंटेज 100। ठीक है, ये क्या होती है, उसकी कॉस्ट प्राइस थी। अब हमने इसको सेल किया तो लॉस हुआ, लॉस कितना हुआ आपके 12%, तो कितना बचा 88% क्या हो गई, इसकी सेल्स प्राइस हो गई, विक्रय मूल्य हो चुका है। और ये रुपए में कितना दे रखा है 440 है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी, 440 में आप किसका भाग दोगे 88 का, और मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 से। 88 लिखना है यहाँ पर आपको 88। ठीक है, अब 88 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 44 का डबल होता है 88, ये एक बार जाएगा। 2 से कितनी बार कटेगा, ये 50 बार। 50 को आप 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 500। ठीक है,
अब इसमें 10% लाभ में दोबारा सेल करना है। अगली बार 500 में 10% लाभ यानी कि 10% निकाल करके जोड़ दो, इसका प्रॉफिट में 1 आपकी बार दो, इसलिए तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगी और ये 50 इसमें जोड़ दो। ठीक है, तो 500 प्लस 50 कितना हुआ? 550 हो चुका है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम 59 वाला क्वेश्चन करते हैं। परसेंटेज का क्वेश्चन है, इसको भी आराम से कर दो। 40 का 0.040% किसके बराबर है? तो 40 मल्टीप्लाई 0.40 लिख करके अपॉन में 100 कर दो। ये पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो लगा दो। ठीक है, अब 1 और 2 जीरो नीचे काट दो, कितना बचा? 4 4 16 अपॉन 100 बचा। ऊपर 2 संख्या के बाद फिर से आप इस पॉइंट लगा दो, मतलब 0.16। इस प्रकार कर सकते हो, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। आगे बढ़ता हूं, लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का। एक भाग के प्रश्न में भाज्य 2828 है, 28 है, भागफल 94 तथा शेष 8 है, तो भाजक क्या होगा? इन ए क्वेश्चन ऑफ डिवीजन द डिविडेंड इज 2828 एंड द क्वांटेंट इज 94 एंड द रिमाइंडर इज 8, देन व्हाट विल बी द डिविजर? डिविजर क्या होगा आपका? अब एक भाग का प्रश्न में, तो इसमें आपको पता होना चाहिए भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हो आप भाजक को, किससे गुणा करते हो? भागफल से। ठीक है, इसको मल्टीप्लस कर देते हो आप लास्ट में शेषफल। शेषफल यानी कि रिमाइंडर या प्लस हो जाएगा। अब भाज्य आपको पता है 2828 है, लिख दो यहाँ पर। भाज्य का आपको निकालना है तो x लिख दो, मल्टीप्लाई भागफल कितना दे रखा है आपको? 94 दे रखा है, लिख दो। इसके बाद में प्लस शेषफल लिख दो 8 ऐसे। अब 8 इधर आके क्या हो जाएगा? घट जाएगा, तो 28 में से -8 कर दो, बराबर में x गुणा 94 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप कर लेना। इसको घटाओगे तो 28 और 20 बचेगा, x गुणा 94 बचेगा। अब जो 94 किस तरफ आ जाएगा? यहाँ पर नीचे 2820 में किसका भाग दोगे? 94 का, बराबर में x हो जाएगा। तो इससे जब इसको आप काटोगे तो कितनी बार जाएगा ये? ध्यान से काटो ना इसको। अभी मैं आपको देखो 94 को सीधा किससे गुणा करोगे? 3 से गुणा कर लो। 94 को डायरेक्ट 3 से गुणा करके चेक कर लो एक बार। 3 4 12 बन जाएगा ऊपर, 9 3 27 और 1 28, 282 आ चुका है। मतलब 94 से 3 बार कट जाएगा सीधा, और 3 तो मतलब x बराबर 30। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 30। तो वो क्या हो गया? वो भाजक क्या है? 30 से, मतलब ए राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आज हमारा मैथ्स का पार्ट हो चुका है। अभी इसके बाद में हम अगला पार्ट करेंगे, तो फटाफट से आप तैयार हैं उसके लिए भी। पार्ट 3 में आ चुके हैं, जिसमें आपका क्या होगा? भाषा परीक्षण होगा। आपके लिए अनुच्छेद यहाँ पर दिए गए हैं, अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट जो अनुच्छेद दिया है, इसमें लिखा गया है, रात के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। कौन पहुंचा? खड़क सिंह। कहां पर? बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए थे। सुल्तान कौन था? सुल्तान उनका घोड़ा था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उनकी आंखों में नेकी के आंसू थे। ठीक है, अब नेकी यानी ईमानदारी के। तो अब 61 वाला क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा इसके हिसाब से? रात के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के कहाँ पहुंचा? मंदिर में पहुंचा था। तो गांव में पहुंचा, मंदिर में पहुंचा, रसोई घर में पहुंचा या खेत में पहुंचा? तो देखो फर्स्ट लाइन में लिखा गया है मंदिर में पहुंचा, मतलब बी हमारा पे राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम 62 वाला क्वेश्चन करते हैं, 62 नंबर का। खड़क सिंह ने घोड़े को क्या किया? उसके स्थान से खोल दिया था, उसके स्थान पर बांध दिया था, तेजी से दौड़ाया था, चारा डाला था। तो क्या किया था उसने? देखो उसको बाघ में पकड़े हुए थे और बाद में उसको अपने स्थान पर बांध दिया था, लिखा गया ये। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम 63 वाला क्वेश्चन करते हैं। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के, उनके लिए अलग से इंग्लिश की क्लास ले रखी है, तो उसको जाके आप देख सकते हो। क्वेश्चन लिखा गया यहाँ पे, जहाँ घोड़ों की ठहरने की जगह होती है
उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? गुफा कहते हैं, टटिया कहते हैं, अस्तबल कहते हैं या पशु झोपड़ी कहते हैं। तो उसको कहा जाता है अस्तबल। ओके, 64 वाला क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? अस्तबल का पहरा कौन देता था? चौकीदार, बाबा भारती, गांव के लोग या खड़क सिंह? तो जब पहले क्या होता था, अस्तबल का पहरा बाबा भारती देते थे, क्योंकि उनका क्या था? मंदिर था। अगला है 65 वाला, अंधकार का विलोम शब्द होता है, क्या होता है? रोशनी, प्रकाश, चांदनी या अंधेरा? तो अंधकार का विलोम होगा यहाँ पर प्रकाश। ठीक है, रोशनी और प्रकाश में कंफ्यूजन नहीं होना आपको, प्रकाश हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हम आगे, अनुच्छेद 2 आपके सामने आ चुका है, अनुच्छेद वाला 2, इसको पढ़ो। क्वेश्चन जो दे रखा है इसको ध्यान से हम पढ़ते हैं, पहले अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। शेर शाह नीति कुशल शासक था, वह न्यायप्रिय भी था और सभी धर्मों का ध्यान रखता था। ठीक है, राज्य के अधिकारियों को यात्रियों से अच्छा व्यवहार करने के लिए उसने कड़े आदेश दे रखे थे, यानी जो बाहर के व्यक्ति आते गांव में उनसे अच्छा व्यवहार करना है। राहगीरों की सुरक्षा का पूरा प्रबंध रखता था। राह में मृत्यु हो जाने पर राहगीर के माल को जब्त नहीं किया जाता था। चोरी होने पर गांव का मुखिया यानी मुकद्दम या जमींदार उत्तरदायी होता था। पता न लगा पाने की दशा में उसे स्वयं वही सजा भुगतनी पड़ती थी जो चोरों या लुटेरों को मिल सकती थी। रास्ते में हत्या हो जाने पर भी मुखिया या जमींदार को ही उत्तरदायी ठहराया जाता था। ठीक है, सजा के डर से अपराध नहीं होते थे, अधिकारी सतर्क थे, प्रजा सुरक्षित थी। कहा जाता है कि उस समय तक कमजोर वृद्ध भी सिर पर मूल्यवान गहनों का बक्सा लेकर बेखटक यात्रा कर सकती थी। ठीक है, कमजोर वृद्धा लिखा गया है यहाँ पे, तो वृद्धा यानी कि जो कमजोर महिलाएं होती है, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। क्वेश्चन 66 वाला ध्यान से समझो, एक नीति कुशल शासक क्या होता है? कौन है? राहगीर, मुखिया, शेरशाह था या जमींदार था? तो नीति कुशल शासक शेरशाह था, मतलब सी राइट आंसर होगा। 67 देखो, शेरशाह राहगीरों का क्या करता था? पूरा प्रबंध रखता था, सामान लूटता था, अपमान करता था या माल जब्त कर लेता था? तो राहगीरों का पूरा प्रबंध रखता था, ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम 68 वाला क्वेश्चन करते हैं। चोरी होने पर गांव का कौन, मुकद्दम या जमींदार, उत्तरदायी कौन होता था? तहसीलदार, पंडित या प्रधान सेनापति? तो हमने देखा था कि जमींदार वहां पे क्या होता था? उत्तरदायी माना जाता था अगर कोई चोरी हो जाती तो उसका। आगे देखो 69 वाला क्वेश्चन, शेर शाह के समय महिलाएं क्या थी? सुरक्षित नहीं थी, शोषित होती थी, आजाद एवं निडर थी, घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करती थी। तो शेर शाह के समय क्या होता था? वो आजाद और निडर थी। ठीक है, हमने देखा था कि लास्ट में एक वृद्धा क्या कर रही है? अपने सिर पर वो लेके जा रही है सोने के एक बक्सा। 70 वाला क्वेश्चन देखो, राहगीर का पर्यायवाची क्या होता है? राहगीर का मतलब होता है रास्ता, पथ, पथिक या मार्ग। तो पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द आप पढ़ के जरूर जाना। इसमें लिखा होगा राहगीर का होता है यहाँ पर पथिक। ठीक है, आगे देखो अनुच्छेद 3 आपके सामने आ चुका है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं फटाफट से और फिर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो लास्ट तक आप बने रहो, आपको अगला अनुच्छेद भी करना है। इसमें लिखा गया है मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है, यह केवल वर्तमान ही की नहीं सोचता बल्कि भविष्य के बारे में भी विचार कर सकता है। ठीक है, आप भी अपने भविष्य के बारे में सोच सकते हो कि मेरा सिलेक्शन होगा वगैरह वगैरह। उसमें उचित और अनुचित का ज्ञान करने वाली बुद्धि है। ठीक है, बुद्धि के 2 पक्ष है, सुबुद्धि और दुर्बुद्धि। सुबुद्धि सुमति का पर्याय है और दुर्बुद्धि कुमति का। जब मनुष्य में सुमति रहती है तो वह अच्छे कार्यों में लगता है और उसी से वह अच्छे बुरे का विवेक भी करता है। जब वह सुमति से हटकर कुमति के अंतर्गत काम करता है तब उसे कठिनाइयों, विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, सुमति से संपत्ति, सुख की प्राप्ति होती है और कुमति से अहंकार, घमंड, दंभ, क्रोध आदि दुर्गुणों का विकास होता है, जो आगे चलकर व्यक्ति को और कठिनाइयों और उलझनों में फंसाती है। दूसरी ओर नम्रता पूर्वक आचरण करना, बड़ों का आदर करना, उदार बनना सुमति के लक्षण हैं। ठीक है, तो आपको सुमति वाले लक्षण अपनाने हैं। 71 वाला क्वेश्चन है, मनुष्य और अन्य प्राणियों में मुख्य अंतर क्या है? पशु सोचते हैं, मनुष्य नहीं। मनुष्य उचित अनुचित सोचते हैं जबकि पशु नहीं। पशु अनुचित समझ जाता है, मनुष्य नहीं। पशु उचित सोचते हैं, मनुष्य नहीं। तो देखो मनुष्य के अंदर उचित और अनुचित सोचने की शक्ति होती है जबकि पशुओं में ऐसा नहीं है, मतलब बी राइट आंसर होगा। 72 वाला क्वेश्चन है, मनुष्य अच्छे कार्य कब करता है? जब वह सुबुद्धि में होता है, जब वह दुर्बुद्धि में होता है, जब वह कुमति में होता है या जब वह अविवेकपूर्ण स्थिति में होता है। तो जब मनुष्य अच्छे काम कब करता है? जब वह सुबुद्धि में होता है। ठीक है, यानी कि सुमति में होता है। अब आगे देखो 73
3 वाला क्वेश्चन, जिस बच्चे ने अभी तक जो लेट ज्वाइन किया है, नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक नहीं किया है, तो फटाफट से कर दो, लाइक और शेयर कर दो। 73 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? मनुष्य को कठिनाइयों के साथ विपत्तियों का सामना क्यों करना पड़ता है? कुमति से हटकर काम करने का कारण, सुमति से काम करने के कारण, सुमति से हटकर काम करने के कारण, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कठिनाइयों का सामना कब करना पड़ता है? जब वो सुमति से हटकर काम करने के कारण, मतलब सुमति से नहीं कुमति काम करने लग जाता है, तो इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, सुमति से हटकर काम करने के कारण। 74 कुमति का विलोम शब्द होगा। विलोम, कुमति का विलोम पूछा आपसे, तो सुमति, दुर्मति, सुबुद्धि या दुर्बुद्धि। तो कुमति का विलोम होता है सुमति। 75 वाला विवेक का पर्यायवाची होता है बुद्धि, सुख, धन या गुण। तो विवेक का मतलब होता है बुद्धि। ठीक है, पर्यायवाची इसका क्या आएगा? बुद्धि। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम अनुच्छेद 4 लास्ट वाला अनुच्छेद करते हैं। आप लास्ट में अपने आंसर क्वेश्चन बताएं कि आपने 80 में से कितने क्वेश्चन सही करें। आज हमारा देश स्वतंत्र है, अब हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। आए दिन पड़ोसी देश हमारी स्वतंत्रता को चुनौती देता रहा है, हमें उसकी आक्रमणकारी गतिविधियों पर रोक लगानी है। इसके लिए हमारे पास शक्तिशाली सेना होनी चाहिए, इसलिए विद्यालय में ही देश सेवा की भावना दृढ़ की जानी चाहिए। ठीक है, प्राचीन काल में आश्रमों में वेद शास्त्रों के साथ अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दी जाती थी। ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों व पांडवों को युद्ध कौशल सिखाया, उनको सिखाया था तीरबाण चलाना, भाला चलाना, गदा चलाना, सब सिखाया था ना। सैनिक शिक्षा से शारीरिक शक्ति के साथ मानवीय गुणों का भी विकास होता है। यह ठीक है कि हमारी संस्कृति शांति प्रदान है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी शक्ति को नहीं बढ़ाएं। आज पूरे विश्व में सैनिक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, हमें भी अच्छी सैनिक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, तो सैनिक स्कूल में भी आपका सिलेक्शन होता है, तो उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हो हमारे साथ जुड़ करके। 76 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? देखो, किससे हमारी स्वतंत्रता को खतरा पैदा हो गया है? पड़ोसी देश को, अमेरिका को, लादेन को या चीन को? तो किससे हमारी स्वतंत्रता को खतरा पैदा हो गया है? हमारे जो पड़ोसी देश है, ए राइट आंसर होगा। देखो ये लिखा गया, हम आए दिन पड़ोसी देश हमारी स्वतंत्रता को चुनौती देता रहा है। ठीक है, तो खतरा पड़ोसी देशों को पैदा हो गया, इसलिए वो चुनौती देता है। अगला देखो 77 वाला क्वेश्चन, विद्यालयों में किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? युद्धाभ्यास करने के लिए, देश सेवा की भावना के विकास पर, एनसीसी की अनिवार्यता पर, खेल कूदों पर। तो हमने देखा था कि देश सेवा की भावना पे क्या करना चाहिए? जोर देना चाहिए। 78 प्राचीन काल में वेद शास्त्रों के साथ किसकी शिक्षा दी जाती थी? आयुर्वेद की, इतिहास की, पुराणों की या अस्त्र शस्त्र की? तो हमने देखा था कि द्रोणाचार्य अस्त्र चलाना सिखाते थे, तो डी हमारा पे राइट आंसर होगा। 79 वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, लिखा गया है प्राचीन का विलोम शब्द होगा। प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा? नया, नवल, अर्वाचीन या पुरातन। ठीक है, तो विलोम शब्द आपको जरूर पढ़ के जाना है। तो प्राचीन का विलोम शब्द क्या होता है? अर्वाचीन। ठीक है, आगे बढ़ते हम 80 वाला क्वेश्चन करते हैं। दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होना चाहिए। सैनिक शिक्षा की आवश्यकता, स्वतंत्र भारत, पड़ोसी देश या शांति प्रधान संस्कृति। तो जिस हिसाब से हमको सैनिक शिक्षा के बारे में इसमें बताया गया है, तो उसके हिसाब से हम इसका क्या आंसर लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, सैनिक शिक्षा की क्या होनी चाहिए? यहाँ पे आवश्यकता है। तो ये पूरे 80 के 80 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इसी प्रकार का पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जिस बच्चे ने यहाँ पर कितने आपके मार्क्स आए 80 में से, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता दो। और अगर आपने बाद में देख रहे हो तो बाद में आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि 80 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं। और मैंने कट ऑफ वाली जो वीडियो बनाई है उसके हिसाब से आप जाकर देख लेना कि आपके उतने मार्क्स आ रहे हैं या नहीं जितने आपकी कट ऑफ जाएगी। तो इस वीडियो को जरूर देख लेना आप, कट ऑफ वाली वीडियो को। और इस वीडियो को फटाफट से चैनल शेयर कर दो, लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर देना। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। थैंक यू ऑल।